हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा चैप्टर है ज्योतिबा फुले, जिसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा जी। आइए इसकी विधा देखते हैं। इसकी विधा की एक कहानी है और इसकी कहानीकार है सुधा अरोड़ा जी। आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। लेखिका सुधा अरोड़ा जी का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और उनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सन 1978 में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कहानी संग्रह है बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी। उनकी भाषा शैली विशेषताएं हैं कि उनकी भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। उर्दू शब्दों से युक्त तत्सम प्रधान शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। भाषा शैली जो कि विचार प्रधान है, विवेचनात्मक है तथा तर्कपूर्ण है। आइए पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जो कि ज्योतिबा फुले में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है, यानी कि इनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है कि इन्होंने क्या क्या किया। शिक्षा का सभी जाति वर्ण पर समान अधिकार है और उसके लिए फूले दंपति ने जो संघर्ष किया, इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है कि फूले दंपति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण लिया था और उसके लिए संघर्ष भी किया। इन दोनों में उस समय में प्रचलित जो सामाजिक विषमताएं थी, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का अधिकार नहीं है, केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, वह किसी काम के नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कोई बड़े लोगों का अधिकार नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है नहीं कि जो सब कोई पा सकता है, सब पर जिसका अधिकार हो वो है शिक्षा। ठीक है। अगर हम शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को दे तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा कि समाज में सभी स्त्री व पुरुष बराबर हैं और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। इस बात के लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार सहना पड़ा कि लोग उनका तिरस्कार करते थे कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे करके कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज जो है उनका बहिष्कार करता था। उनके इसी संघर्ष, समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उनसे लड़ने की कहानी बताता है। लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा यह भी शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य का वर्णन पाठ में किया गया। सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में उनका नाम नहीं लिया गया। यानी कि जब समाज के 5 प्रमुख लोगों का नाम लिया गया कि ये समाज सुधारक है, तो उनमें उनका नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि सूची बनाने वाले जो थे वो अमीर थे सारे, यानी कि उच्च वर्ग के थे। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला कि उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी और जो पुरोहितवादी मानसिकता है वो अच्छी नहीं है। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था जो कि निहित शोषण प्रक्रिया का एक दूसरे का पूरक बताया है। गुलामगिरी, शेतकर याचा आसूर में विचारों का संकलन किया गया है। उनके मत में जिस परिवार में जो बौद्ध है, पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी, वह कैसा परिवार होना चाहिए? आदर्श परिवार। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा पर बल देते हुए लिखा है कि शिक्षा के दरवाजे जो है वो पुरुषों ने बंद कर रखे हैं ताकि वे पुरुषों के समान स्वतंत्रता न ले सके। उन्होंने कहा कि जो औरतों के लिए जो शिक्षा के दरवाजे हैं वो पुरुषों ने ही बंद कर रखे हैं ताकि जो हमारे समाज की औरतें हैं वो पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता का आनंद न ले सके। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने एक नई विवाह विधि चलाई। उन्होंने अपनी इस नई विधि से जो ब्राह्मण का स्थान होता है ना, यानी कि पंडित का स्थान, वही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति जो कि समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जो सारे मंत्र होते हैं ना, उनको हटा दिया। उनके स्थान पर उसे ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें और उन्हें पता भी होगी वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब शादी होती है तो पंडित पता नहीं कुछ भी बोलता चला जाता है और जो वर वधू है वो हाँ करते चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ को उन्हें हाँ करवा रहा है, उन मंत्रों का क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने जो नई विवाह विधि चलाई जिसमें ऐसे मंत्रों को रखा जो उनके समझ में आए और वो आसानी से उनको समझ सके। 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि को लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा।
कथनी उनके आचरण और व्यवहार में उतरती हुई दिखाई देती है। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। सावित्रीबाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी, यानी कि उनको बचपन से इंटरेस्ट था कि मुझे पढ़ना है। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने यह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी। सावित्रीबाई ने उसे छिपा कर रख दिया। विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उसे पढ़ा, यानी कि उनकी पढ़ने में इतनी रुचि थी कि उन्होंने, देखो, किताब मिली उनको तो उन्होंने छुपा के रख दी कि नहीं, जिस दिन मैं पढ़ना सीख गई उस दिन मैं इस किताब को ज़रूर पढ़ूंगी। 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। और इस कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना किया, यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर कन्या पाठशाला की स्थापना की। ज्योतिबा ने धर्मवीरू पिता भी बहू बेटे को घर से निकाल देते, यानी कि ज्योतिबा के जो धर्मवीरू पिताजी है उन्होंने भी उनको घर से निकाल दिया था, बहू बेटे को। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया गया था, पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हुए। महात्मा फूले और सावित्रीबाई को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन का मिसाल बना दिया, यानी कि उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, 50 साल तक अपने मिशन पर बने रहे और समाज को एक ऐसे समाज सुधारक बना दिया कि जो समाज है वो स्त्री शिक्षा को समर्थन देने लगा। और यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब